जान के लिया। ओके ठीक है, पर नेट में प्रॉब्लम थी। कितने लोग हैं इसमें आज का अप्रोच? जी बताएं ख्वाजा साहब, क्या हाल है? जी 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 अच्छा है। कहाँ से हैं आप? असम से हूँ। असम से है? अच्छा जी असम से। देखिए ये जो सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका मेन पर्पस ये होता है कि कैसे जो आपके डाउट्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है, खासकर यूपीएससी 21 या फिर है ना 2021 या 22 या 23, जब भी आप देने वाले हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको सभी को हम क्लियर कर सकें। और ये आप लोग जो सेमिनार ज्वाइन किए हैं ये दिल्ली से मतलब हो रहा है ऑर्गेनाइज, दिल्ली में यहाँ पे कोचिंग है ये, और तो वहीं से हम बात कर रहे हैं। तो आप कोई भी ऐसी क्यूरी आप यूपीएससी से रिलेटेड जानना चाहते हैं, यूपीएससी से या यूपीपीएससी मतलब स्टेट पीएससी से जितने भी होते हैं उनके बारे में खुल के बात कर सकते हैं आप। देखिए पहले तो चीज ये है कि आपको सॉरी ये जानना बहुत जरूरी है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, वो आप लोग एग्जाम जो देते हो वो देते हो सिविल सर्विस एग्जाम। आप लोग वो एग्जाम होता है जिसे आप लोग आईएएस कहते हो, आईएएस आईपीएस आईआरएस, वो आपका एग्जाम होता है सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है। और आप लोग आईएएस का कोई एग्जाम नहीं देते हो, आईएएस एग्जाम जो आईएएस की पोस्ट है वो सिविल सर्विस के अंडर में आती है, ठीक है। सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, जैसे अभी सिविल सर्विस 2021 ये होने वाला है 27 जून को ये एग्जाम होने वाला है, नेक्स्ट आने वाले 27 जून को। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है। एक देखो क्या होता है, जब भी सेमिनार होता है तो उसमें कुछ कई सब तरह के लोग शामिल होते हैं, है ना। एक तो वो लोग भी शामिल होते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, एकदम अभी स्टार्ट किया है। और एक वो लोग शामिल होते हैं जिनको अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो भी शामिल होते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है। और वो भी शामिल होते हैं जो 2 या 4 साल एग्जाम दे चुके हैं, और वो भी शामिल होते हैं जो 6 से 8 साल तक दे चुके हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्यूरीज होती हैं, ठीक है, सबकी अपनी क्यूरीज होती हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग बात कर सकते हो हमसे। मतलब क्वेश्चन जैसे तैयारी कब शुरू करें, कौन कौन सी चाहिए, वो सभी पे आप अपने खुल के बात कर सकते हो कि 2021 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर भी बात कर सकते हो। मेंस का ऑप्शन क्या हो, ये भी बात हो सकती है। तो जो भी आपके डाउट हो, बट मैं अपनी तरफ से यही बताना चाहता हूँ आपसे कि ये जो एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जाम, ये 3 पार्ट में होता है ना, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, ठीक है, ये 3 पार्ट में एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है जून में है इस बार, ठीक है, और जो मेंस एग्जाम है वो आपका अक्टूबर या नवंबर में होता है ना, वो अक्टूबर या नवंबर में होता है। और जो इंटरव्यू है वो आपका मार्च और अप्रैल में होता है, ठीक है, मार्च और अप्रैल में होता है। और जो आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, जो आपका रिजल्ट है वो आपका आ जाता है मंथ ऑफ मई, ठीक है। ये 5
मई से लेकर 20 मई तक आपका रिजल्ट आ जाता है, मतलब नॉर्मल ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो इसी बार हुई है जैसे कोविड-19 की वजह से, बाकी शेड्यूल हमेशा यही रहता है कि मार्च अप्रैल में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, जो रिजल्ट है वो मई और 15, 17, 18 यही मोस्टली डेट होती है आने की, और मेंस अक्टूबर नवंबर में होता है। और ये ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है इस एग्जाम को क्रैक करने का। जी बताएं ख्वाजा जी, आपके क्या डाउट्स हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? जी मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया इस साल। अच्छा, किस सब्जेक्ट से? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स है, मतलब आप टीचिंग में जाना चाहते थे? जी नहीं, तो फिर इंग्लिश लेने का क्या पर्पस है? ऐसे ही ले लिया। ऐसे ले लिया। तो इधर यूपीएससी में क्या करना चाहते हैं? यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, सिविल सर्विस का? जी जी देना चाहता हूँ। तो इस बार फॉर्म डाला है आपने या फिर नेक्स्ट ईयर देंगे 2020 में, 22 में? 2020 में। अच्छा 2022। अच्छा 22 में देंगे, ठीक है। तो यानी आपके पास लगभग 1 साल से ज्यादा है, 15 से 17, 18 महीना है आपके पास। तो सभी जो लोग इस बार देना है उनके लिए कुछ बातें हैं जो आपको समझना है। जैसे जिसको 2022 में देना है, ठीक है, 2022 में देना है, इनके लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है जानना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अभी से ये फाइनल हो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या होगा ये बहुत जरूरी है। और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपका जो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर से लेकर नवंबर तक क्लियर हो जाए, मतलब आप उसको पढ़ लें, समझ लें। ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, अक्टूबर से नवंबर तक जो है वो आपका क्लियर हो जाए, मतलब आपका तैयार हो जाना चाहिए, पेपर होना चाहिए अक्टूबर टू नवंबर। क्योंकि अगर आप अक्टूबर नवंबर में ऑप्शनल तैयार करेंगे तभी आप दिसंबर जनवरी से फिर प्रीलिम्स 22 के लिए लग पाएंगे। अगर आप मेंस की तैयारी करने से पहले प्रीलिम्स देते हैं तो कोई फायदा नहीं है। कि अगर आपको प्रीलिम्स हो भी गया, जैसे मान लीजिए जून में एग्जाम होना है और ये अगस्त में से रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में, जुलाई के लास्ट में, और आपका अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा मेंस का, तो एग्जाम के लिए मान के चलिए 60 डेज या कभी कभी 60 डेज से भी कम भी मिलते हैं। तो 60 डेज में आफ्टर रिजल्ट प्रीलिम्स 60 डेज में आपको क्या क्या करना होता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे जी पहले बताइए। आपको 60 डेज में यानी रिजल्ट के बाद अगर आपने तैयारी बिल्कुल सिर्फ प्री की है तो आपको क्या क्या करना है उस समय। सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज का पेपर तैयार करना है। लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश हो, बंगाली हो, असमी हो, कोई भी हो, या इंग्लिश हो। एक इंग्लिश करना है और दूसरा अगर हिंदी भाषी है तो हिंदी करना है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज ये आपको करना होता है क्वालिफाई के लिए, ठीक है। तो ये भी पहले से लोग नहीं करते, ये भी उस समय करना है। सेकंड टास्क ये होता है कि आपका जो आंसर राइटिंग है मेंस के पर्पज से, मेंस का जो सब्जेक्ट, मेंस का सिलेबस थोड़ा सा वाइड होता है, तो क्योंकि कई सारी चीजें जो प्रीलिम्स में नहीं है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है वो प्रीलिम्स में नहीं है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो प्रीलिम्स में नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट है वो प्रीलिम्स में नहीं है, एथिक्स है वो प्रीलिम्स में नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मेंस में ऐड हो जाती है, तो वो आपको पढ़नी भी है और आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। तो ये चीज आपको समझना है कि आपके पास अगर आपने पहले से खुद को तैयार नहीं किया तो उस समय प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि एक चीज ये भी होती है जब आप खुद को तैयार नहीं कर पाते उस समय तक, तो एक बात जी मैं बता दूं आपको कि यूपीएससी में कोई भी ऐसा कैंडिडेट श्योर नहीं होता है कि उसका प्रीलिम्स हो जाएगा, ये गारंटी है। कोई भी कैंडिडेट चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो या टॉप आने वाला हो, उसको भी ये श्योरिटी नहीं होती कि उसका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट तक, है ना, तो आपको इसी डायलेमा में, मतलब डायलेमा में रहना होता है, डिलेमा में कि यार पता नहीं
प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, मतलब पूरी साल तो पढ़ते रहे। अब ऐसा नहीं कि 27 जून को पेपर है और आप 28 जून से लग जाओगे, है ना। 2-3 दिन तो आपको 4 लाख के अंदर कुछ टाइम तक आपको कई कुछ समय तो आपको समझ ही नहीं पाते हो क्या हो गया, पढ़ा कुछ था आया कुछ था, तो 10-12 दिन तो ऐसे निकल जाता है। फिर 10-12 दिन में आप संभलते हो थोड़ा सा, तो फिर आप कोशिश करते हो कि चलो पूरी साल हो गए, कहीं घूम आते हैं, मतलब रिलेटिव्स के यहाँ कहीं चले जाते हैं, तो वो भी टाइम, या कहीं बाहर आउट ऑफ सिटी जहां आप रहते हो वहां भी जा सकते हो। तो कुल मिला के, और तीसरा आपके पास बर्डन होता है कि आप पता नहीं मेंस करें कि अगली साल की तैयारी करें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जब पेपर दे रहे होते हैं प्रीलिम्स का, उसी समय प्लान कर लेते हैं अगली साल को हमें क्या क्या करना है प्रीलिम्स के लिए, तो नहीं पता होता कि प्रीलिम्स होना है कि नहीं होना। हाँ, बहुत रेयर केस में अगर पेपर आपका इजी है और आपने अच्छे क्वेश्चन किए हैं, आपने घर पे अच्छे से मिलाए भी हैं खुद से, कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खुद से अगर आपने मिलाए हैं, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 120 आ रहे हैं, तो आप मान लेते हो कि चलो हाँ ठीक है, 120 में अगर 10 नंबर भी कम हो जाएंगे तो 110 हो जाएंगे, तो प्रीलिम्स हो जाएगा, तो वहां तो आप श्योर होते हो। लेकिन ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है, क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर सीरियस दे रहा है वो वास्तव में पूरा पेपर चेक करे, ये बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है, क्योंकि पेपर चेक नहीं होता है ना। जो लोग आपने देखा हो कभी कभी एग्जाम हॉल से निकलते हैं तुरंत ऑटो में ही चेक करने लगते हैं, तो वो एक्चुअली यूपीएससी स्टूडेंट होते ही नहीं है। उनको लगता है ये भी बैंकिंग का है, आरआरबीज का है, रेलवे का है, तो ऐसे ऐसे नहीं होता। जो यूपीएससी का सीरियस स्टूडेंट है उसकी वास्तव में पेपर को सॉल्व करने की हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि बहुत डर लगता है। सच तो ये है, तो नहीं हो पाता है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो यही रहता है। अगर आपने चलो हिम्मत बांध के कैसे भी कर लिया, या किसी और ने आपका पेपर ले लिया और उसने चेक करके दे दिया और आपको बता दिया कि यार तुम्हारे तो 125 सही है, तो फिर आप एनर्जेटिक हो जाते हो, तो आ जाते हो कि यार अच्छा ऐसा है, तो आप खुद भी चेक कर लेते हो एक बार कि हाँ यार ठीक है, उसने 25 बताया, 25 तो नहीं है लेकिन हमारे 18-20 हैं, 118-120 हैं, तो आप मेंस के लिए तैयारी शुरू कर देते हो। लेकिन बहुत मुश्किल होता है ऐसा हो पाना। तो आपको नेक्स्ट अक्टूबर दिसंबर तक आपको अपना ऑप्शन भी तैयार करना है। जो मेंस में कुछ सब्जेक्ट है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, और इथिक्स का पेपर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, तो ये सारे ऐसे टॉपिक हैं सिर्फ मेंस में, तो वो भी आपको अभी तैयार करें। तैयार का मतलब है आपको एग्जाम से पहले तैयार कर लेने हैं, ताकि आपको आगे बर्डन ना रहे। क्योंकि ये बात आप समझ लीजिए कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक, ठीक है, इस बीच का जो टाइम पीरियड है ये वाला, इस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड हमें मिलता है, इस टाइम पीरियड में कोई पढ़ाई नहीं होती। ये बात आप समझ ले अच्छे से, तो इस टाइम पीरियड में कोई भी पढ़ाई नहीं होती। और बहुत रेयर केस में अभी आप सोच रहे होंगे कि यार देखो प्रीलिम्स हो जाएगा 27 को हो जाएगा, हम 30 तारीख से लग जाएंगे, यानी 1 जुलाई से बैठ जाएंगे अपने टेबल पर, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर केस में। तो ये चीज आप ध्यान रखना है। तो इस तरह से मतलब आपको नवंबर ऑप्शनल मेंस के सब आंसर है, ठीक है। तो ये था, बाकी और किसी का डाउट हो तो एक बार मुझे बताते जाइए, किसी का हो। अजय, पूजा, एफरोज, नाजुका, बताएं। अमन कुमार, आप सर लोग मैथमेटिक्स के लिए बताएं कुछ, क्या मैथमेटिक्स के लिए बताएं कुछ, बुक्स के लिए? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स क्या? जी, मैथमेटिक्स करना है अगर। मैथमेटिक्स ऑप्शनल में? जी
अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शनल में सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास, 29 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप ऑप्शनल में मेंस में कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई issue नहीं होता उसमें, ठीक है। और जब आप मैथमेटिक्स लेते हो या कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, तो कुछ चीजें बेसिक ध्यान रखना चाहिए यूपीएससी में, कि आप जरूरी नहीं, आप अगर मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप 100 में 100 आउट ऑफ 90 आप 98 लेकर आए हो, तो ये जरूरी नहीं आपके यूपीएससी में भी आ जाएंगे। यूपीएससी में कभी भी किसी के भी मार्क्स 55+% से नहीं आए अभी तक, इससे ज्यादा किसी के मार्क्स नहीं है। और मैथमेटिक्स हो चाहे फिर साइंस हो, दो ही सब्जेक्ट हैं जहां नंबर पूरे आते हैं, यहाँ भी नंबर आप 50% से ज्यादा नहीं ला सकते हो। तो और आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो सब्जेक्ट जीएस में कितना सपोर्ट कर रहा है, जीएस में आपका कितना सब्जेक्ट वो सपोर्ट कर रहा है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट लो आप, मैथ लो, उर्दू लो, फिलोसफी लो, हिंदी लो, इंग्लिश लो, कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी आपको मना नहीं करती है। लेकिन एज ए कोच, एज ए टीचर मैं आपको बता मतलब ये गाइड कर सकता हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा सोचना चाहिए, कि वो जीएस में ज्यादा सपोर्ट करे, ये सोचना है, और आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए, ये भी सोचना है जी। और बताएं कोई? हेलो सर, हाँ जी, मेरे को इंग्लिश लेना है ऑप्शनल में। इंग्लिश ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बोला आपको कि कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो 29 में, लेकिन जब आप किसी यूपीएससी के टीचर से मिलोगे या किसी सीनियर से मिलोगे, तो आपको इंग्लिश के लिए एडवाइस वो नहीं करेगा, इंग्लिश के लिए, है ना, नहीं करेगा। एडवाइस नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि एक तो इंग्लिश में आपको यूपीएससी के नोट्स या बुक्स बहुत कम है। मतलब एक बार 2008 में 9 में इंग्लिश से टॉप की थी लड़की, इंग्लिश से लिटरेचर लेके। तो जो ऐसे सब्जेक्ट जो नॉन स्ट्रीम सब्जेक्ट है, लाइक जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिलोसफी, हिंदी, उर्दू, ये सारे पाली, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मतलब हैं करंट में। अगर इनके अलावा आप लेते हो, जैसे आपने अभी बताया मैथ किसी ने, आप इंग्लिश बता रहे हो, तो इन सब्जेक्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, क्योंकि कोई भी आपको बहुत कम है जो सीनियर सपोर्ट कर पाएंगे आपको, या कोई टीचर सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट नहीं होते हैं यूपीएससी में। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा? जैसे जैसे सब्जेक्ट ज्यादातर पब्लिक एड होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट लेते हैं। फिलोसफी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लिए जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। यार हिंदी साहित्य कैसा रहेगा? क्या हिंदी साहित्य? मैंने क्या बोला, हिंदी साहित्य भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम हिंदी साहित्य में नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, आपको हिंदी साहित्य में जैसे एक कोचिंग है दिल्ली में दृष्टि की, तो वो आप ले सकते हो, हिंदी साहित्य में नंबर अच्छे आते हैं। मेरी आप बात क्या समझ रहे हो? जो मेरी मेन बात है उसको आप समझिए। जैसे जो जीएस का पेपर है, ठीक है, जीएस आपका 2-3 जगह आता है, प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में, ठीक है। ये जीएस है, जनरल स्टडी है, और जनरल स्टडी में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं वो समझिए। जनरल स्टडी में हिस्ट्री होता है, ठीक है, जनरल स्टडी में ज्योग्राफी होता है, जनरल स्टडी में इकोनॉमी होता है, जनरल स्टडी में पॉलिटी होता है, जनरल स्टडी में साइंस होता है। ये सब्जेक्ट है जो जनरल स्टडी के हैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री लिया, ठीक है, तो हिस्ट्री आपको यहाँ भी सपोर्ट करेगा, हिस्ट्री आपको यहाँ भी सपोर्ट करेगा, यहाँ भी सपोर्ट करेगा, भाई उसी तरह से सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और सोशियोलॉजी है, और सोशियोलॉजी खैर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सोशियोलॉजी भी आता है। तो ये सब्जेक्ट है जो आपके जीएस में आता है,
ठीक है, ये प्रॉब्लम है। जैसे आपने आपने हिंदी ली, हिंदी में आप कबीरदास पढ़ोगे, सूरदास पढ़ोगे, वाल्मीकि पढ़ोगे, जो भी राइटर है उनको पढ़ोगे, लेकिन उनका रिलेवेंस यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है। इसके लिए आपको अलग से हार्डवर्क करना पड़ेगा हिस्ट्री पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है। और भी, क्योंकि एक चीज मैं और बताऊं आपको कि यूपीएससी में जो यूपीएससी एग्जाम लेता है वो हमेशा आपसे कुछ चीजें एडवांस चाहता है। एडवांस का मतलब है कुछ चीजें आपसे न्यू चाहता है, वो कुछ चीजें आपसे वो अलग चाहता है, तब ये है। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि गांधी जी के बारे में ऐसा कोई हिंदुस्तान में नहीं जो ना लिख पाए। गांधी जी पे मान लीजिए ऐसे आ जाता है, ऐसे, और ऐसे वो जो ऐसे है वो 200 नंबर का होता है। सपोज कीजिए एक निबंध आता है गांधी जी पे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, गांधी जी पे निबंध आता है, ऐसे आता है, और उस ऐसे को 10,000 लोग लिखते हैं मान लीजिए, या मान लीजिए 2,000 लोग लिखते हैं उस ऐसे को गांधी जी पे, और उसी ऐसे पर किसी के 200 में 180 नंबर आ जाएंगे, किसी के 160 आ जाएंगे, और किसी के नंबर 80 आएंगे, किसी के नंबर 50 आएंगे। इसी में से फर्क क्या होगा? किसी के 200 में 180 भी आ सकते हैं, 160 आ सकते हैं, और किसी के उसी ऐसे में 50 नंबर भी आ सकते हैं। तो दोनों फर्क क्या होगा? कि कुछ चीजें हैं जो आपको अलग से देनी है गांधी जी के बारे में। वो चीजें जो गांधी जी की प्रोग्रेसिव हैं, वो चीजें जो गांधी जी की लोग अक्सर सामने नहीं लाते हैं। अक्सर का मतलब है जिससे लोगों का भला हो सके, जिससे प्रशासन को एक नया मोड़ मिल सके, एक शासन को, लोगों को, जो हमारे शासक उनको एक नया मैसेज मिल सके, तो वो बात होती है। क्योंकि यूपीएससी का जो मेंस होता है उसमें जो प्रीलिम्स होता है उसमें 5 लाख बैठते बच्चे, आपको पता होगा। जो प्री होता है उसमें 5 से 6 लाख लोग बैठते हैं, 5 से 6 लाख लोग बैठते हैं, और उनमें से केवल कितने पास होते हैं? 12,000 आसपास पास होते हैं, ठीक है। तो 12,000 में 12,000 आपका मेंस देते हैं, 12,000 ये लोग मेंस देते हैं, ठीक है। इनमें से पास कितने होते हैं? लगभग 2,500 मेंस पास होते हैं। तो 2,500 लोग इंटरव्यू देते हैं, और 2,500 लोगों में इंटरव्यू देते हैं, और 2,500 लोगों में आपको कितने सिलेक्ट होते हैं? लगभग 800 to 1,000 इतने लोग फाइनल सेलेक्ट होते हैं। कितने में? 5 से 6 लाख में, है ना। सबसे बड़ी इस एग्जाम की जो खूबसूरती है वो है इसका फिल्ट्रेशन, इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं इसका मतलब है कि आप 5 से 6 लाख लोगों में बेहतर हो। आप जो एग्जाम दिए हैं उनसे आप बेहतर हो अगर आप इसमें आते हो। तो एक बार इंटरव्यू पूछा गया था कि सिविल सर्विस एग्जाम जो है वो क्यों और एग्जाम से अच्छा है। एक कैंडिडेट ने बोला था कि इस एग्जाम में जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव है, हाई लेवल कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और उसमें से हम 700, 800 या 1,000 लोग में सिलेक्ट हुए। तो दैट मीन्स इसका जो सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि जो फिल्ट्रेशन का इसका प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा मतलब बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। तो जो आईएएस है, अब इसमें 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जो लोग आईएएस बनते हैं उसके बारे में 2 तरह के लोग फीलिंग रखते हैं। एक तो ये रखते हैं पहला फीलिंग कि यार बहुत मेहनत की होगी, है ना, इसलिए पास हुआ। दूसरी लोग फीलिंग ये रखते हैं उसके प्रति कि यार इसका लक अच्छा है, देखो अमीर घर में पैदा हुआ, बचपन से इसके देखो हमारे माँ बाप किसान हैं, इसके पापा टीचर हैं, उसके पापा डॉक्टर हैं, उसके पापा प्रोफेसर हैं, उसके पापा खुद में आईपीएस हैं।
तो आप ये खुद को जस्टिफाई करने लगते हो। ठीक है, आप सोचो कि हम कैसे हो सकते हैं, हम तो 12th मतलब हमने तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, या हमने गांव में रह के पढ़ाई की है। देखो टीना डाबी इसलिए पास हुई क्योंकि उसकी मदर ने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का। आपने टीना डाबी का नाम सुना होगा, और उनकी माँ इंटरव्यू तक पहुंची थी, तो नो डाउट एडवांस तो उसका लाभ, उसका जो प्रॉफिट है वो तो मिलता ही है, तो ये तो सही बात ही है। तो ये भी है, तो कभी भी आप इन सब चीजों पे ना जाए कि वो सिलेक्ट क्यों हुआ, वो फेल क्यों हुआ। आपको सीधे सीधे सिलेबस पे फोकस करना है, ओनली सिलेबस, केवल सिलेबस। हाँ, ये हम लक कह सकते हैं या बाई चांस कह सकते हैं। और लक सही बताऊं तो कुछ भी नहीं होता है ना। लक का मतलब ये है कि जो चीजें हमने कम पढ़ी वो आ गई, और जो चीज हमने ज्यादा पढ़ी वो नहीं आई, है ना। एग्जाम में हम इसको बहुत कम में रख सकते हैं, लेकिन हमसे चीजें छूटी ना। अगर ऐसा कोई टॉपिक था जो हमने नहीं पढ़ा था, एग्जाम में जब मैंने 2007 में इंटरव्यू दिया था, तो कुछ टॉपिक थे जो हमने कम पढ़े थे, और कम पढ़े थे क्या, हमें डर लगता था उनसे कि यार कहीं ऐसा ना हो इनसे क्वेश्चन पूछ ले। तो एक कुछ टॉपिक था ज्योग्राफी में, जेट स्ट्रीम और मानसून पे, तो वो हमें समझ में नहीं आया था फर्स्ट टाइम, कि 2006 में हमने पढ़ाई शुरू की और 7 में पहुंच गए थे। तो वहां पर और अकस्मात ये हुआ कि पहला क्वेश्चन ही वही हो गया हमसे कि बताइए जेट स्ट्रीम मानसून की कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो आधा तो कॉन्फिडेंस वही डाउन हो गया। तो ये हमारी गलती थी कि हमें पता था ये हमें कम मालूम है, या हमें इस पे थोड़ा और सीखना है, जानना है, तो वो चीज हमने छोड़ दी इस स्पेस पे लेके कि यार थोड़ी पूछेगा। तो ये चीज है, तो ये भी बहुत होता है कभी कभी हमारे पास। बस ये अगर जो चीज हमें नहीं पता है, इसका मतलब है दैट्स योर या माय मिस्टेक। सिंपल सी चीज है। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछता है जो आपको नहीं पता हो, जैसे इस समय मान ली एग्जाम जैसे 2021 होने वाला है, 3-4 टॉपिक हैं जो आपको पता है वो आने हैं। जैसे पहला टॉपिक इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा चीज है वैक्सीनेशन, क्वेश्चन आना ही आना है। तीसरी चीज है जो प्राइवेसी है, जो व्हाट्सएप का जो एक लीक हुआ है चैट, उस पर क्वेश्चन आना ही आना है ना। इंडिया के जो ग्रोथ रेट है वो 20 में बताई है 11%, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो जो अब अगर वैक्सीनेशन से क्वेश्चन गलत होता है ना, आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म से गलत होता है, या जो राइट टू प्राइवेसी है उससे गलत होता है, तो मिस्टेक आपका और हमारा है, न कि एग्जामिनर का। ठीक है, क्योंकि और ये भी मैं बताऊं, इसकी खूबसूरती ये भी एग्जाम की है कि आपको ये 100 क्वेश्चन आपको देता है। 100 क्वेश्चन में आपसे 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यूज में होते हैं। 100 क्वेश्चन टॉपिक है, वो सारे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो रिलेट ना करता हो एक या 2 साल के सिनेरियो में। और उसमें से मैं बात बता रहा था, इन 100 क्वेश्चन में यू हैव टू गेट राइट आंसर 50 क्वेश्चन ओनली। अगर आप 50 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप सेफ हो। क्योंकि इस बार जो कट ऑफ था वो 49 क्वेश्चन था, 49 क्वेश्चन। ठीक है, तो 49 क्वेश्चन था इस बार का 2019 का। तो ये था कट ऑफ इस बार का 19 का। यानी अगर आप 50 में 100 में 50 करते हो तो आपको यहाँ पर ये रिलैक्सेशन मिलता है कि जो 100 क्वेश्चन है वो सारे के सारे वो हैं जो 1-2 साल में न्यूज में रहे हैं। दूसरी चीज, आपको 100 में ये भी नहीं है कि 99 करना है, ऐसा भी कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन ये है कि आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन करना है। ठीक है,
तो ये चीजें हैं कुछ बेसिक, और बाकी आप लोग बताओ अपनी तरफ से कोई आपको और कोई डाउट हो तो बताओ। लेकिन हाँ, मेरा ये आपसे पूरा यही मेरा आपको सजेशन है कि आप ऑप्शनल की तैयारी पहले कर लें, जीएस की मेंस की तैयारी भी पहले कर लें, उसके बाद आप जाएं प्रीलिम्स देने के लिए। आपको पता है कि दिल्ली से रिजल्ट या आउट ऑफ दिल्ली से रिजल्ट सबसे ज्यादा क्यों होता है, इलाहाबाद से या यूपी से रिजल्ट कम क्यों होने लगा है? खासकर बिहार से पहले रिजल्ट बहुत होता था, बिहार से यूपी से, अब रिजल्ट क्यों कम होने लगा? उसके दो बहुत फंडामेंटल रीजन है, दो रीजन आप लोग उसको समझ रहे होगे। पहला रीजन मैं आपको बताता हूँ, यूपी बिहार और एमपी और राजस्थान रिजल्ट के कम होने का, पहले ज्यादा हुआ करता था। पहला रीजन फंडामेंटल ये है कि इन स्टेट्स में या इन एरिया में जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम हो गया है ना। जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम हो गया है। मतलब इस समय यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, ये जो हिंदी बेल्ट स्टेट हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। अब इससे क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन ये है कि जो स्टूडेंट यूपी में, बिहार में, झारखंड में या एमपी या राजस्थान में है, वो हर एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीएससी हो, यहाँ तक कि रेलवे का भी एग्जाम, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कि किसी तरह से कोई कैंडिडेट सिक्योर होना चाहता है लाइफ में। तो ये भी है, मतलब क्या है कि लैक ऑफ फोकस, पर्टिकुलर टारगेट, एक टारगेट पे किसी का कंटिन्यूसली फोकस नहीं है, अदर एग्जाम देने चले जाते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें जॉब की नीड है, रिक्वायरमेंट है। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि वो हमेशा ही प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने प्री दिया यूपीएससी का, फिर पता चला बीपीएससी आ गया, फिर देखा उन्होंने एमपीपीएससी आ गया, फिर देखा ठीक है। तो ये मैं अभी बता रहा था कि क्यों रिजल्ट हिंदी बेल्ट से कम हुआ है या नॉर्दर्न स्टेट से, उसका रीजन यही है। ठीक है, बताएं और कुछ। पूजा कामले कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताएं। आराती पटनायक, ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, मेरा एक डाउट है कि हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए कौन सा पढ़ेंगे अच्छे से, जो कि यूपीएससी रिलेटेड है। हमको बुक का जो ऑथर का नेम थोड़ा बता दीजिए। सारे बुक, हिस्ट्री और पॉलिटी का, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, सोशियोलॉजी, जो भी जो जीएस के रिलेटेड बुक्स है। देखिए मैं आपको बताऊं कि दो चीजें यहाँ पे समझना है। यहाँ पे आपको पहली बात तो ये कि यूपीएससी का कोई ऐसी बुक्स स्टैंडर्ड नहीं है जो सिर्फ यूपीएससी के लिए हो, ठीक है, कि कोई ऐसा फिक्स, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि दैट्स बुक फॉर यूपीएससी। पहला चीज ध्यान रखना है आपको। जो कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स ये हैं कि जो गवर्नमेंटल रिसोर्स है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। गवर्नमेंट रिसोर्स मींस लाइक एनसीईआरटी, इग्नू, एनआईओएस मटेरियल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास होता है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वेबसाइट्स, जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और ये रैंक में बहुत ऊपर ले जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई
इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे कुछ पढ़ना चाहते हैं, then you have to watch time to time या daily मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वेबसाइट्स है उसको आपको मतलब देखते रहना, कुछ ना कुछ डेली अपडेट होता है इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। इसको आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी एमएससी को देखते रहना है, तो होम मिनिस्ट्री को देखते रहना है। तो आपको देखिए मैं क्या बताऊं, सबके पास ये डाउट होता है कि कौन सी किताब पढ़ें। तो 3 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से करें, मतलब 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट मींस वो चीजें जो आपके जीएस को कवर करती हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरह से। तो 6 to 12 इसमें आपकी चीजें बहुत कवर होंगी। नेक्स्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो वेब पेज हैं ऑफिशियल, उनको वॉच करें आप, ठीक है। उसके बाद और जो चीजें हैं, जो गवर्नमेंट चैनल हैं, जैसे डीडी न्यूज है ना, डीडी न्यूज है, AIR न्यूज है, ऑल इंडिया रेडियो, और PIB है, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इनको देखें। अब रही बात कि टेक्स्ट बुक क्या होना चाहिए ना, व्हाट शुड बी टेक्स्ट बुक। एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप लोग जैसे मान लीजिए अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, सपोज कीजिए आपको इसकी बुक लेना है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है, इसकी बुक आपको लेना है। इसकी मार्केट में कोई भी बुक, कोई भी, ठीक है, किसी भी राइटर की, किसी भी टेक्स्ट की जो आपको लगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में चल रही है या आपके आसपास में है, तो उसको ले लीजिए। क्योंकि कोई भी, चाहे वो इकोनॉमी की बुक हो या ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई बुक स्पेशल नहीं है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आपको ये बुक लिस्ट, अरे अगर सिर्फ बुक से ही यूपीएससी होता तो कोचिंग की या हम लोग इतना फिल्ट्रेशन नहीं होता, सिर्फ बुक से होता तो। हाँ, बुक्स केवल आपको हेल्प कर सकती कुछ चीजें समझने में, और बुक्स से ज्यादा आपको हेल्प करेगी ये चीजें, डीडी न्यूज है, AIR न्यूज है, PIB है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। आप कभी खुद से क्वेश्चन पूछना, खुद से। वो क्वेश्चन ये है, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या जो बुक लिखी जाती है, जो बुक के राइटर हैं, वो कौन लोग हैं? क्या उतने इंटेलिजेंट लोग हैं जो यूपीएससी का जो पैटर्न है, यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है, उसको पकड़ पाते हैं वो लोग, है ना? नहीं। क्यों? उसको पकड़ पाने का एक कुछ लोग ही काम कर पाते हैं। पहला, ये जो स्टूडेंट है वो पकड़ पाता है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी, ठीक है, स्टूडेंट। और सेकंड, सीनियर स्टूडेंट, मतलब हम जैसे लोग जो आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, तो हम स्टूडेंट, सीनियर है, बस इतना फर्क है, ठीक। और तीसरे वो लोग हैं जो गवर्नमेंट पे लेवल पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, जैसे ऑफिसर्स लोग हैं, वो समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, और वो भी कहीं ना कहीं यूपीएससी क्वालिफाइड है। मतलब आपको यूपीएससी को यूपीएससी के लोग ही समझते हैं, बात ये समझिएगा, यूपीएससी को यूपीएससी के लोग समझते हैं। इसके अलावा ना तो प्रतुप्ता दर्पण समझता है, ना अरिहंत समझता है, कोई भी पब्लिकेशन हो, कैसे समझ पा रहे हैं? वो केवल चीजों को कंपाइल करने का काम करते हैं, कंपाइल करने का काम करते हैं। अभी हम लोग एक मैगजीन लॉन्च कर रहे हैं जनवरी के 1-2 दिन में, आज शायद रात में आ जाए, तो आप उस मैगजीन को देखना और मार्केट की मैगजीन को देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अगर कोई यूपीएससी का टीचर खुद अगर मैगजीन को लिखता है या बनाता है तो क्या होता है, और जो मार्केट में वो क्या होता है, क्वालिटी आपको खुद पता चलेगा वहां पे मैगजीन को देखने के बाद। क्योंकि यहाँ पर मैगजीन या बुक्स जो हम लोग लिखते नहीं है, पहली बात तो
ऐसा कोई यूपीएससी का टीचर नहीं जो लिख पाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 साल से हम नहीं लिख पाए, हिम्मत नहीं हुई, कभी टाइम ही नहीं था। अब थोड़ा लगा कि हाँ लिखना चाहिए कुछ, तो शुरू किया है। तो जो वो लिखता है तो वास्तव में बहुत सी चीजें यूपीएससी के करीब होती हैं, क्योंकि जो 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 बंदा 12,000 में 15,000 में टाइप करता है बैठ के, थोड़ा मैट्रिक्स से ले लिया, थोड़ा उससे ले लिया, थोड़ा इस यहाँ से कट पेस्ट किया, एक बना दिया। एक बार एक मैगजीन आती है, बहुत पुरानी मैगजीन है, हम भी उसको पढ़ते थे, सिविल सर्विस टाइम, आप लोग शायद पता होगा। उसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती है, सिविल सर्विस टाइम की। और हम लोग जब शुरू किए थे तो हमने में देखी थी, और उसका कॉस्ट बहुत है, शायद अभी 160 रुपीज है उसका कॉस्ट। तो एक दिन वो दिल्ली में ही छपती है, आरके पुरम में। एक दिन हम प्रीवियस इश्यू लेने उसके ऑफिस चले गए, हम और हमारे साथ में दोस्त लोग थे, क्योंकि अब मैगजीन इतनी अच्छी थी तो हमें लगा चलो भाई देखना चाहिए। प्रीवियस इश्यू बोला आप आ जाइए, मैं आपको दे दूंगा यहाँ से, वहां रखे हुए थे तो पुराने वाले इश्यू। तो वहां पहुंचे तो कुछ मतलब वहां लगे कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब वहां 3-4 लड़के बैठे हुए थे, 2-3 लड़कियां बैठी हुई थी, 2-3 औरत, कुल 5 से 6 लोग होंगे, एक छोटा सा रूम था। और वो कुछ नहीं कर रहे थे, पुरानी मैगजीन को पढ़ पढ़ के कहीं इसकी कहीं उसकी सारा मतलब टाइपिंग कर रहे थे बैठ के वो लोग। और किसी को मतलब एक जो सीनियर एज में थे उनकी उम्र तो थी 45 साल, बाकी किसी की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं थी, है ना। तो अब जो जो टाइपिस्ट होते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनकी क्या क्वालिटी होती है आप लोग समझ सकते हो। तो हमने बताया यार हम लोग इन लोगों पर भरोसा करके यूपीएससी देने चले जाते हैं इसी मैटर पे, और ये क्या होते हैं अच्छे से मतलब थोड़ा डिजाइन करके हमें वो दे देते हैं हर मंथ में। तो मेरा ये सब बताने का मतलब ये है कि आप नोट्स बनाइए खुद के। हाँ कुछ मैगजीन है जिनको फॉलो कर सकते हो, लाइक योजना है, कुरुक्षेत्र है, फ्रंट लाइन है, अच्छी मैगजीन है। एक मैगजीन और आती है ईपीडब्ल्यू, उसको भी पढ़िएगा आप लोग। ईपीडब्ल्यू अच्छी मैगजीन है वो, ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, ये मुंबई से निकलती है, अच्छी मैगजीन है। इसकी इंग्लिश बहुत इजी है, तो हार्ड कॉपी तो बहुत महंगी होगी क्योंकि वीकली है, मुझे लग रहा है कि 110 के आसपास की है। तो सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन मिल जाती है, ईपीडब्ल्यू डालोगे तो मिल जाएगा। तो कुछ मैगजीन है, योजना, कुरुक्षेत्र, ईपीडब्ल्यू, फ्रंट लाइन, इनको पढ़ना ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं लगता। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, स्टडी मटेरियल में गवर्नमेंट डेटा करना है, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं कोई भी एक पेपर, द हिंदू ठीक ठाक आता है, उसको देख लीजिए, है ना। बस प्रॉब्लम यही है कि द हिंदू जो है वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में बहुत कम लिखता है, गवर्नमेंट के सपोर्ट में बहुत कम लिखता है, और आपको गवर्नमेंट के सपोर्ट में लिखना है, आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं लिखना है, गवर्नमेंट के आपको हमेशा सपोर्ट में रहना है। आप वैसे किसी पार्टी को फॉलो करते हो ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप यूपीएससी में आंसर लिखोगे, जब आप यूपीएससी के करीब जाओगे तो आपको गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहना है, ये बात ध्यान रखना है। बाकी आप किसी को मानते हो, मोदी जी को मानो ना मानो, वो अपनी जिम्मेदारी है आपकी, कितना रेस्पेक्ट करते हो उससे कोई मतलब नहीं, बट आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। और बताएं कोई जी, बताएं। आरती आपका हो गया, आरती पटनायक, डाउट क्लियर हो गए? अफरोज बताओ, कुछ पूछना हो तो, अभी तो सेमिनार में है, कल आप कह रहे थे कुछ पूछेंगे, कोई डाउट हो कहीं से भी। नाजुका, ये वो सेशन होता है जो आप खुल के कोई भी बात पूछ सकते हो विदाउट सब्जेक्ट, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है आपको, ठीक है। तो आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं पे इसको मीटिंग को खत्म करते हैं, क्योंकि कुछ और भी अभी काम करना था, ठीक है। एवरोज, नाजुका, अच्छा,
आवाज बंद है मेरी। अच्छा मैं आवाज आपकी खोलता हूँ, शायद मैंने बंद कर रखी है, शायद किसी का रिप्लाई आएगा। एक मिनट, सॉरी। कुछ, हाँ ठीक है, अब आवाज एक्टिव है, अब आप बोल सकते हो जी। यस सर। जी ठीक है, कोई डाउट अभी? सर जी सर इंडियन एक्सप्रेस कैसा रहेगा? इंडियन एक्सप्रेस ठीक है, उसकी लैंग्वेज इजी होती है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस जो है उसकी इंग्लिश काफी इजी होती है, तो वो भी आप कर सकते हो। देखो कोई भी न्यूज़पेपर हो वो करता क्या है कि जो दिन में हुआ उसी को कवर करता है, तो सारे ठीक हैं पेपर। बस ये है कि किसी में जो लोकल न्यूज ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, तो आपको इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज चाहिए, तो सही है वो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस अच्छा पेपर है। सर और मैगजीन में क्या रहता है? मैगजीन में क्या रहता है मतलब? मतलब वो कुछ वीकली न्यूज कवर करता है क्या? नहीं, मैगजीन जो मंथली होता है, तो मैगजीन है वो मंथली होता है, 1 महीने का पूरा कवर करता है, ठीक है, तो वो ये है। तो हम लोग न्यूज़पेपर छोड़ के वही पढ़े तो? नहीं नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, मैगजीन नहीं। मैगजीन में क्या है ना, मैगजीन में कुछ कंपाइलेशन है, उसको लिमिटेड है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ के खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स, मैगजीन के भरोसे नहीं रहना है। हम मैगजीन को जैसे ऐसे आपके मतलब आप जहाँ पढ़ते हो विभाग का IAS में, वहां भी आपको मैगजीन दी जाएगी, है ना, इसी महीने शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो वो सारी कवर करना आप लोग, तो वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। और जो उसमें है UPSC के अलावा कुछ नहीं है, मतलब जैसे आप PD में जाओगे तो आपका उसमें देखोगे, अब रेलवे के लिए भी दिया हुआ है, बहुत कुछ होता है, बट ये केवल UPSC पे फोकस है, तो वो सपोर्ट सर करें। और एक है मेरी, जी और एक डाउट। यस बताएं। तो सर सीसेट होती है, सीसेट को हम कैसे कवर करें? सीसेट जो होता है ना, देखो आवाज सीसेट रीजनिंग, जो सीसेट रीजनिंग कॉन्फ्रेंसन, इस सब को हम कैसे कवर करें? यस देखिए, उसमें क्या होता है, जो सीसेट में ना आपको सीसेट में आपको क्वेश्चन मिलते हैं 80, ठीक है, 80 क्वेश्चन होते हैं आपके, और 80 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने हैं 27, ठीक है। जो सीसेट का पेपर है उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 में आपको 27 केवल करने हैं, तो सीसेट पेपर इज क्वालिफाइंग, ठीक है। तो सीसेट पेपर क्वालिफाइंग की, और इसमें जैसे मैथ है और रीजनिंग है, अगर आप मैथ रीजनिंग नहीं भी करते हो, जैसे रीजनिंग उसमें बहुत टफ नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि, और मैं आपको बताऊं, इन 80 क्वेश्चंस में आपके 44 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से रहता है, कॉम्प्रिहेंशन से 44 क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन पे काम कर लेते हो, कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो पैसेज दिया हुआ है उससे क्वेश्चन दिए उसी को निकालना है, तो ये है। और रीजनिंग में मान लीजिए, रीजनिंग में सपोज कीजिए 15 क्वेश्चन आए, ठीक है, मेंटल एबिलिटी के, तो 15 क्वेश्चन में आपको कम से कम, जैसे आप 44 यहाँ पे हैं, तो 44 का मतलब आप कम से कम यहाँ पर कितने भी गलत करोगे तो 20 कर लोगे, है ना, 20 कर लोगे यहाँ पे, कितने भी आप गलत होंगे तो 44 में। उसके बाद 15 है, तो 15 में आप कितने भी गलत करोगे तो रीजनिंग के आप 10 क्वेश्चन कर लोगे आप, 10, तो 30 ये हो गए, ठीक। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंबाइन होते हैं रीजनिंग और मैथ के, तो वो भी यानी कम से कम 5 क्वेश्चन आप और कर लोगे पेपर में, जो पता नहीं चलता वो किसके हैं, मतलब मेंटल एबिलिटी है कि रीजनिंग है कि मैथ है, लेकिन आपसे हो जाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी प्लानिंग ये है कि आपको जो 2011 से सीसेट का पेपर आया है, तो सीसेट को आप 2019 तक के पेपर सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है, ये बस करना है आपको, और आपका सीसेट आराम से हो जाएगा। क्योंकि जो सीसेट का जो रीजनिंग है और सीसेट का जो मैथ है, वो बैंक या रेलवे की तरह नहीं है, वो अलग टाइप का है, मतलब वो ऐसा है कि आप कोई भी कॉमन इंसान कर सकता है, थोड़ा सा समझदारी से करना है, थोड़ा सा समझदारी,
हाँ पेन तो चलाना पड़ेगा। अगर आप 2011 से लेकर 19 तक के पेपर कर लेते हो, सिर्फ पेपर, तो आपको आराम से 45 नंबर आ जाएंगे मार्क्स, इजीली 45। और लाने कितने हैं? आपको 27 लाने हैं। तो सबसे पहले अगर इस बार एग्जाम देना है तो सबसे पहले आप 2011 से लेकर 2019 तक के या 2020 तक के, हमने तो यहाँ पे 19 लिखा है क्योंकि 20 का भी पेपर हो गया है, तो 2020 तक के क्वेश्चन कर लीजिए सबसे पहले, उन पे काम कीजिए ऑनेस्टली, फिर देखना आपको हो जाएगा। उसके लिए कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोचिंग उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि जो रीजनिंग पढ़ाएगा वो क्या करेगा? वो रीजनिंग कराई जाएगी जो रेलवे में आती है, वो रीजनिंग कराई जाएगी जो बैंक पीओ में आती है या एसएससी में आती है, तो वैसा तो है ही नहीं। ठीक है, ये है। ठीक है आरती? थैंक यू सर। ठीक, और कोई? अफरोज क्लियर है डाउट? जी सर टी सेट हाँ में सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम वाले फेल क्यों होते हैं टी सेट में? सी सेट में हिंदी मीडियम वाले फेल होने का रीजन उसमें हिंदी ऐसा नहीं है, इंग्लिश के भी फेल होते हैं उसमें, बस ये कि प्रैक्टिस नहीं करते वो लोग हिंदी मीडियम वाले। और ज्यादातर ये है कि कोई भी हिंदी मीडियम वाले 1 साल पढ़ते हैं जीएस, लेकिन वो सी सेट नहीं करते। अगर वो 2 महीने अच्छे से कर ले सी सेट तो पास हो जाएंगे, ऐसी कुछ नहीं है। और थोड़ा जो इसमें इंग्लिश आती है वो तो इंग्लिश है, लेकिन जो हिंदी आती है वो बहुत स्टैंडर्ड वाली होती है। स्टैंडर्ड मतलब है जो हिंदी हमारे एनसीईआरटी में आती है 11th में और 12th में, तो वो हिंदी होती है। तो वो लोग हिंदी वाले हिंदी नहीं समझ पाते हैं, है ना? तो जब बार बार करोगे तब तो समझ पाओगे। इंग्लिश वालों का क्या है कि इंग्लिश ही है, अब हिंदी में एक शब्द के 5-5 वर्ड्स हैं, तो पता नहीं कौन से डाल देगा वो। इंग्लिश में तो एक ही है ना? बहुत ज्यादा 2 वर्ड है, 2 से ज्यादा नहीं है सिनोनिम्स, सबका मीनिंग क्लियर है, पर हिंदी में नहीं होता ऐसा, इसलिए फेल होते हैं हिंदी वाले ज्यादातर इसमें। ठीक है, अगर किसी का डाउट नहीं तो हम लोग यहीं पे रोक सकते हैं इसको। अजय ने कैमरा भी नहीं खोला भाई, कौन है अजय? हाँ, कहाँ से हैं अजय? हाँ अच्छा, अजय यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप? नहीं सर, अभी इंटर है। अभी इंटर है, अच्छा अच्छा, तो ठीक है, कोई नहीं, इंटर में ही शुरुआत कर सकते हैं कुछ कुछ चीजों की। ठीक है, बाकी आपकी तरफ से कोई डाउट हो तो बता दीजिए, वरना क्लास को यहीं पर रोकते हैं हम। नहीं सर, कोई डाउट सर नहीं। सर और एक डाउट है जी बताएं। सर, अगर हम चाहे तो आप हमको जो रीजनिंग जो सीसेट है वो आप डाउट क्लियर कर पाओगे क्या? उसके लिए क्लास होगा, बाकायदा क्लास होगा। जो ऐसे तो जैसे क्या होता है, हम इसमें कैसे कर पाएंगे? पहली बात है कि रीजनिंग और मैथ उसके लिए टीचर ही अलग होते हैं, तो जब भी क्लास होगा तो वो उसी के लिए होगा। हाँ, मतलब जैसे कोई अगर आप सवाल दोगे यहाँ पे तो इतना टाइम भी नहीं होता है कि सवाल को समझ लो। हाँ, बाकी क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा उस पर हम बात कर ही सकते हैं। हॅलो, हाँ जी पूजा। हा सर, आपण इंडियन पॉलिटीसाठी एम लक्ष्मीकांत रेफर करू शकतो ना? हाँ ठीक है, टीएम लक्ष्मीकांत अच्छी है, आप उसको पढ़ सकते हो। और टीएम लक्ष्मीकांत के साथ आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी एक और है पॉलिटी के लिए बुक्स, बियर एक्ट, दैट इज बेटर देन लक्ष्मीकांत। बियर एक्ट, ठीक है, बियर एक्ट इज बेटर देन लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो that is that is book designed accordingly आर्टिकल के हिसाब से इसको लिखा गया है, तो ये लक्ष्मीकांत से बेटर है ना? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाद आपको बियर एक्ट करना है, देन आपको जरूरत पड़े तो लक्ष्मीकांत कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत
लक्ष्मीकांत इज ए गाइड, लक्ष्मीकांत इज ए समरी बुक, है ना, दैट नॉट कवर्ड ऑल टॉपिक्स, ऑल टॉपिक कवर नहीं करता, ठीक है। ओके हाँ, we are act better than Lakshmikant, but that is a little difficult but good. Okay. ओके यस सर Okay, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं मीटिंग अपनी।